नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह क्लास यूपी कैडेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास के बारे में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि यूपी कैडेट सुपर कॉम्बो बेंच दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्री है क्लासेस यूट्यूब पर, कोई भी पैसा इसका आपको नहीं देना है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास अच्छे से देखना, आपका स्कोर अच्छा होगा ना। जब आप यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंडारिन का वानस्पतिक नाम क्या है, जिसको लूज स्किन बोलते हैं। लूज स्किन फ्रूट किसे बोलते हैं? मैंडारिन को, यानी यह संतरा है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या? सिट्रस रेटिकुलाटा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जबकि सिट्रस ऑरेंटिफोलिया किसका है? यह है कागजी नींबू का। ये किसका है? जबकि कागजी नींबू का क्या होता है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होता है। अच्छा, जो सिट्रस पैराडिसी होता है ये ग्रेप फ्रूट का होता है। जो ग्रेप फ्रूट है इसका वैज्ञानिक सिट्रस पैराडिसी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषाणु संयोजक कड़ी है भाई किसके किसके बीच की है? सजीव व निर्जीव, पादप व जंतु, उच्च पादप व उच्च जंतु, प्रोटोजोआ व पोरीफेरा। सो गाइस, जो विषाणु संयोजक कड़ी है वो है सजीव व निर्जीव के बीच की। किसके बीच की है? सजीव व निर्जीव के बीच की। जबकि पादप व जंतु के बीच की कड़ी क्या है? युगलेना है ना। उच्च पादप व उच्च जंतुओं के बीच कड़ी क्या है? माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा। और माइकोराइजा कैसा प्रदर्शित करती है? सहजीविता प्रदर्शित करती है। कैसी? सहजीविता। क्योंकि उच्च पौधों की जड़ों के साथ साथ में ये फंजाई जो होती है, माइकोराइजा एक प्रकार की फंजाई यानी कवक है, तो ये सहजीविता का एग्जाम्पल होता है माइकोराइजा, ठीक है। साथ साथ जीते और मरते हैं ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से फल में एक लिंगाश्रयी पाया जाता है? कौन सा फल ऐसा है जो एक लिंगाश्रयी फल की कैटेगरी में आता है? एक लिंगाश्रयी की बात करेंगे हम लोग तो डायोसियस है ना। एक लिंगाश्रयी की बात करें तो डायोसियस फल की कैटेगरी में आएगा। यानी एक लिंगाश्रयी है ना। आंवला, नींबू, लीची या पपीता। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंवला है, नींबू वर्गीय है, लीची है, पपीता। एक लिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पौधे होंगे उसमें एक ही लिंग पाया जाएगा, या तो नर या तो मादा। तो इस प्रकार की कंडीशन पपीता में पाई जाती है, क्योंकि पपीता के जो फल यानी जो प्लांट्स होंगे वो एक लिंगाई भी होते हैं और उभयलिंगी वाले यानी गाइनोडायसियस भी होते हैं। तो पपीता में डायोसियस और गाइनोडायसियस दोनों कंडीशन से पाई जाती हैं। तभी तो हमेशा प्रश्न आता है कि पपीता की सफल बागवानी के लिए क्या प्रश्न आता है कि पपीता की सफल बागवानी के लिए कितने नर पौधे होने चाहिए और कितने मादा पौधे होने चाहिए? तो 10:1 होता है। 1 है हमारा नर और 10 हमारे मादा पौधे हैं। जब भी पपीता की बागवानी करोगे, तो नर व मादा पौधों का जो अनुपात है, जो मादा व पौधों का अनुपात है वो 10:1 होगा। मतलब 10 मादाओं पर 1 नर प्लांट का होना जरूरी है। नेक्स्ट, और बात करें हम पपीता के बारे में तो वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया, फैमिली कैरिकेसी है ना। 18 गुणसूत्र हैं। ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका है। फल का प्रकार बीज है। खाने वाला भाग मध्य फलवित है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। पपीता एक पॉलीगैमस प्लांट है। पपीता एक ट्रॉपिकल फल है। इसको ट्रीजर ऑफ हेल्थ के नाम से जानते हैं, मतलब पपीता को सेहत का खजाना भी बोलते हैं। नेक्स्ट, आम की बीज रहित वैरायटी आपको बतानी है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है। सो गाइस, जो आम की बीज रहित प्रजाति है वो है सिंधु। कौन सी है? सिंधु होती है, ठीक है ना। आम्रपाली की बात की जाए तो इस वैरायटी को 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर आते हैं। कितने पौधे आएंगे? 1 हेक्टेयर में 1600 आएंगे। आम की बौनी किस्म है। बौनी होने के कारण इसका सघन रोपण किया जाता है। मतलब जो आम्रपाली वैरायटी है यह HDP, इसका मतलब क्या होता है?
हाई डेंसिटी प्लांटिंग। क्या इसका मतलब है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी सघन रोपण के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है आम की? तो वो गाइस कौन सी है? आम्रपाली। आम्रपाली बौनी है गृह वाटिका के लिए उचित वैरायटी आम की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंगूर में जो है प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? उपयुक्त विधि कौन सी प्रवर्धन की अंगूर में? गूटी है, कलिकायन है, कलम है, इनार्चिंग है। सो बच्चों गूटी किस में अपनाई जाती है? लीची में। गूटी जो प्रवर्धन की विधि है वो लीची में अपनाई जाती है। कलिकायन की हम बात करेंगे, कलिकायन ये जो बडिंग है ये आंवला में अपनाई जाती है ना। कलिकायन को अंग्रेजी में बोलते हैं वडिंग। कलम इनार्चिंग अपनाते हैं सेब में। बच गया कलम। कलम का मतलब बच्चों हार्ड बोर्ड कटिंग। क्या आंसर होगा? कठोर कास्ट कलम। जो अंगूर में प्रवर्धन की विधि अपनाई जाती है वो कठोर कास्ट कलम विधि होती है, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ड बोर्ड कटिंग। ग्रेप जो अंगूर है बैगेरिनम वाइटिस विनिफेरा, फैमिली वाइटेसी, क्रोमोसोम नंबर 38 होते हैं, फल का प्रकार बेरी होता है और अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। इतने प्रश्न हमें यहां से याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंद या फिर बल्ब के विकास के लिए इष्टतम तापमान है। कंद यानी जो बल्ब है इसके विकास के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारे बच्चों कंद या बल्ब के निर्माण के लिए बात आलू की बात कर रहा है हमसे। किसकी बात कर रहा है? आलू की कर रहा है। तो इस क्रिया को बोलते क्या है बच्चों? इस क्रिया को बोलते ट्यूबराइजेशन। ये जो पूरी क्रिया होती है इसको बोलते ट्यूबराइजेशन। आलू में कंद निर्माण की क्रिया के लिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। इतने तापमान पर कंदों का निर्माण अच्छा होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्यूबराइजेशन। तो करेक्ट आंसर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, ओलियोरेसिन जो है किससे प्राप्त होता है? सो गाइस जो ओलियोरेसिन है ये किससे प्राप्त होगा? टमाटर, प्याज, अदरक, मिर्च। सो गाइस जो ओलियोरेसिन है ये मिर्च से प्राप्त होता है। किससे? मिर्च से। अदरक से तो प्राप्त होता है जिंजीरोल। अदरक से तो प्राप्त होगा जिंजीरोल। प्याज से क्या होता है? प्याज से क्या होता है? चरपराहट होती है ना, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और टमाटर का लाल रंग बच्चों होता है लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है भाई? लाइकोपिन यानी क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार है? क्रोमोप्लास्ट। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है। तो टमाटर का लाल रंग का किसके कारण है? लाइकोपिन। और लाइकोपिन क्या है? क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, रंग चेंज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, मूंग में गुड़सूत की संख्या कितनी है भाई? व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ग्रीन ग्राम? जो मूंग है मूंग में गुड़सूत की संख्या क्या है? 14, 16, 24 या फिर 22? 14 गुड़सूत की बात करेंगे तो मटर है, 16 की बात करेंगे तो प्याज है, 24 की बात करेंगे तो धान है, बच गया 22। तो मूंग में गुड़सूत की संख्या कितनी है बच्चों? 22। 22 क्रोमोसोम से नंबर पाए जाते हैं किसमें? मूंग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूंग की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है भाई? क्या बात है? JUMA। ट्रिक अपनी है जुमा। ट्रिक क्या हुई? जुमा। जे बन गया ज्वार, यू से उर्द, एम से मूंग, ए से अरहर। तो इनकी बीज दर कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम होती है। मतलब ज्वार, उर्द, मूंग और अरहर इन सभी की बीज दर बच्चों कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम होती है। क्या बात है? सम्राट प्रजाति किसकी है? सम्राट मूंग की प्रजाति है। पूसा बैसाखी ये भी परीक्षा में बहुत आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग में अंकुरण होता है भाई? कैसा अंकुरण है मूंग में? एपीजियल, हाइपोजियल, दोनों? कोई नहीं। क्या बात है? क्या बात है? अद्भुत जानकारी दे रहे हैं आप सभी लोग। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दें फटाफट। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को बता दो भाई दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर क्लासेस चल रही हैं। सुपर कॉम्बो बैच, सुपर कॉम्बो बैच यूट्यूब पर एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं है। बस आप सभी को शेयर करना वीडियो को।
शेयर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई, कर भला तो हो भला। तो इपीजियल राइट उत्तर हो जाएगा, अरंडी हो जाएगा, सेम हो जाएगा, काजू हो जाएगा, ये सारे इपीजियल की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या होता है कि बीज पत्र बाहर निकल आता है भूम के, उसको बोलते हैं इपीजियल। हाइपोजियल में क्या है कि बीज पत्र बाहर नहीं निकलता, उसको बोलते हैं हाइपोजियल। जैसे चना मटर, जैसे चना मटर है ना, हाइपोजियल की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है भाई? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, रक्त जो होता है हमारा, रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होते हैं कर्व सेल्स यानी कणिकाएं, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गए हैं। ये 45% होते हैं रक्त के। माफ कीजिएगा, अगेन इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगेन बने रहिएगा क्लास में आप सभी लोग। WBC देख लो, 45% रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और एक होता है कार्पसेल्स यानी कणिकाएं, जैसे RBC है, रेड ब्लड कार्पस हो गया, WBC है और प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा गाइड्स रक्त का 55% होता है, तो 45% कार्पसेल्स यानी कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा 55% होता है ना। WBC काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करवाता है ये बॉडी में। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम है। और WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है बच्चों? रक्त में कौन सी धातु प्रेजेंट है? कैल्शियम है, सोडियम है, जिंक है, लोहा। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है बच्चों वो कौन सी है? वो है लोहा। और रक्त का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमतल भूमियों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि। ऐसी भूमि जो समतल नहीं है, अंडुलेटिंग सॉइल है, लहरदार भूमि है, वहां पर सिंचाई का कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? बौछारी विधि। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर मेथड बोलते हैं, स्प्रिंकलर विधि बोलते हैं इसको। तो यह विधि सिंचाई में करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अच्छा, आप जानेंगे बूंद बूंद सिंचाई के बारे में। बूंद बूंद सिंचाई है इसलिए इसको टपक इरिगेशन बोलते हैं। पानी बूंद बूंद के रूप में टपक के गिरता है। ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, इसे ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। भारत में यह विधि इजराइल से आई थी, है ना। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा की जाती है। फलों में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। इस सिंचाई की खास बात यह होती है, सिंचाई जल के साथ में जो है उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिगेशन। सिंचाई जल के साथ में अगर उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं फर्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कूण विधि का प्रयोग कहां पे करते हैं? गन्ना व आलू में सिंचाई के लिए करते हैं। जो कूण विधि होती है, जो फरो मेथड होते हैं, वो यूज में लाए जाते हैं गन्ना व आलू में। ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था बच्चों? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन, खोज की थी कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? नाम ये दिया था सीबेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सीबेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों बायोप्लास्ट किसने कहा था? बायोप्लास्ट किसने कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? तो बायोप्लास्ट कहा था अल्टमान ने। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर प्रश्न आता है, कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया।
और क्रिस्टी नामक एक संरचना होती है। जो क्रिस्टी नामक एक संरचना होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाती है ना। कोशिका का श्वसन स्थल की बात करें कि कोशिका का श्वसन स्थल किसको बोलते हैं, तो श्वसन स्थल भी किसको बोलते हैं? माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्रेजेंट होती है? तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकांड्रिया में ऊर्जा प्रेजेंट होती है ना। एटीपी को बच्चों एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। जो एटीपी है इसको एनर्जी करेंसी मीन्स ऊर्जा का सिक्का के नाम से जानते हैं। और माइटोकांड्रिया बच्चों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जो माइटोकांड्रिया है ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है ना। अच्छा, आप जो माइटोकांड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है और जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें माइटोकांड्रिया और केंद्रक कला अनुपस्थित होती है ना। ये प्रश्न हमें आने चाहिए परीक्षा के लिए। अच्छा, बात करें कि जीवद्रव नाम किसने दिया? बात की जाए कि जीवद्रव नाम किसने दिया? जो जीवद्रव नाम है वो किसने दिया? ये नाम दिया था पुरकिंजे ने। जीवद्रव नाम दिया था पुरकिंजे ने। जीवद्रव सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने दिया था। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या बात है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार, ये बात किसने की थी? तो बच्चों ये बात की थी, किसने की थी? जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार, ये बात की थी किसने की थी भाई? बताइए फटाफट। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार, ये बात किसने की थी? प्रोफेसर हक्सले ने की थी। किसने की थी? प्रोफेसर हक्सले ने की थी कि जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है। लेकिन जीवद्रव को सार्कोड किसने कहा? डुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड किसने कहा? डुजार्डिन ने। अच्छा, सिंपर, इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने लबक की खोज की थी। और ध्यान रहे, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग या फिर पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? लबक यानी प्लास्टिड होते हैं। कौन होते हैं? लबक यानी प्लास्टिड होते हैं। जबकि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है भाई? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग बच्चों क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक करेक्ट आंसर होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लबक, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, है ना। बिल्कुल। अगर हमसे पूछ ले क्या माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। डीएनए माइटोकांड्रिया में क्या पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। क्यों? अपनी ट्रिक होती कमल। का मतलब केंद्रक, माँ का माइटोकांड्रिया, ला का मतलब लबक। तो केंद्रक, माइटोकांड्रिया, लबक, इन सभी में डीएनए पाया जाता है। का मतलब केंद्रक रहेगा, माँ का माइटोकांड्रिया, ला का लबक, इन सभी में डीएनए पाया जाता है। बच्चों डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है डीएनए का व्यास। डीएनए का व्यास क्या है भाई? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। डीएनए आरएनए में बच्चों एक मुख्य अंतर होता है, क्योंकि डीएनए में थायमीन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल, यही मुख्य अंतर होता है। नाइट्रोजनी क्षार का अंतर है, क्योंकि डीएनए में थायमीन है, आरएनए में यूरेसिल, ये मुख्य अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी, है ना। ये इतने प्रश्न हमें आने चाहिए यार, अगर क्लास बढ़िया लग जाए। देखो जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, कलम कॉपी लेकर आपको बैठना है, अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको नोट करना है। जल्दबाजी यहाँ पे चलने वाली नहीं है, इतना आप समझ लो। जो जल्दबाजी में हो वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जो बोलते रहें वीडियो को रोक रोक करके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या बात है। कुछ उपकरण है और उनका उपयोग है। इसमें तीन विकल्प बिल्कुल सही सुमेलित है, एक नहीं सुमेलित है। तो जो नहीं सुमेलित है, गलत है, उसको अपने को पहचान करके बताना है। एनीमोमीटर से बच्चों क्या मापते हैं? वायु की दिशा। नहीं यार, यही गलत है। देखो एनीमोमीटर से बच्चों मापते हैं क्या? विंड वेन से मापते हैं वायु की दिशा, लेकिन एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति। एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति,
है ना। अगर हवा द्वारा परागण हो उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। तो वायु की जो गति है, जो विंड की स्पीड है, वो मापते अनीमोमीटर से। और जो वायु की दिशा है, विंड वेन है, विंड वेन से मापते हैं वायु की दिशा। बाकी वायु दाब बैरोमीटर से, मृदा नमी टेंसियोमीटर से, पानी का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर क्लास बढ़िया लगे तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, ना बढ़िया लगे तो मत करना, ठीक है। चलो भाई, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बढ़िया प्रश्न है। पुष्पों का अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, मिमिकोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। सो गाइस, जो पुष्पों का अध्ययन वो क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी है तो पुष्प का अध्ययन है। और स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं स्पर्मोलॉजी में। चींटी का अध्ययन करते हैं मिर्मिकोलॉजी में। चींटी का अध्ययन बच्चों कहाँ पे करते हैं, मिर्मिकोलॉजी में, है ना। और पॉलिनोलॉजी में बच्चों अध्ययन करते हैं परागकण का। जो पॉलिनोलॉजी है इसमें परागकणों का अध्ययन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सत्य फल कौन है। प्यारे बच्चों, सत्य फल को वास्तविक फल बोल सकते हैं, है ना। जब फल का विकास अंडाशय से होता है, समझना, जब फल का विकास अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल बोलते हैं। तो आम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम जो है बच्चों, आम, आंवला, ये सत्य फल की कैटेगरी में आते हैं। जबकि सेब और नाशपाती ये असत्य फल होते हैं। ये कैसे फल होते हैं, असत्य फल होते हैं, क्योंकि इन फलों का विकास जो है अंडाशय के साथ साथ में पुष्प के अन्य अंग विभाग लेते हैं, उसको बोलते हैं असत्य फल। झूठा फल, कूट फल, आभासी फल भी इन्हें बोल सकते हैं। तो सत्य फल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं पुमंग, जयंग, दोनों, कोई नहीं। सो गाइज, कोई भी पुष्प है उसके आवश्यक अंग कौन कौन से होंगे भाई, पुमंग और जयंग, ये दोनों ही हो जाएंगे। जबकि कैरिक्स और करोला, जबकि दल और बाह्य दल ये अनावश्यक अंग होते हैं। जबकि दल और बाह्य दल पुष्प के अनावश्यक अंग होते हैं भैया, अननेसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, ठीक है। करेक्ट आंसर दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिर्फ पहला प्रकार का फल है भाई, गेंदा, सूर्यमुखी, दोनों, कोई नहीं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो गेंदा और सूर्यमुखी की अगर फैमिली की बात की जाए बच्चों तो कंपोजिटी होती है। गेंदा सूर्यमुखी की फैमिली क्या हुई, कंपोजिटी, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। गेंदा की बीज दर लगती 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सूर्यमुखी की बीज दर लगती 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो जो सिपसेला प्रकार का फल है, दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूर्यमुखी का जो फूल होता है, जो पुष्पक्रम होता है, उसको कैपिट्यूलम या मुंडक बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। टमाटर के साथ में गेंदा लगा दें बच्चों तो निमेटोड की समस्या कम हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें ताकि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें। यूपी कैडेट के लिए रामबाण क्लास है, फिर बाद में मत कहना कि हमें पढ़ाया नहीं गया। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाली है। सो गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, क्या बात है, क्या बात है, बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, टा से बन गया अल्टमान। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट में टा से बन गया, अल्टमान ने कहा था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने बोला, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सिबेंडा है। खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी, हैं। कोशिका का बिजली घर भी इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट। किसी भी जीव के जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भाई क्या है। कोई भी जीव है उसके जीवन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, मतलब कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। बहुत बढ़िया, शानदार। कोशिका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोशिका। बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में।
1665 ईस्वी में खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की। अब जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो ये कोशिका थी कैसी? तो बच्चों ये मृत कोशिका थी, यानी निष्क्रिय कोशिका थी। मृत होगी कोई चीज वही तो निष्क्रिय होगी। तो कोशिका की बात करें हमसे, चाहे मृत कोशिका की बात करें चाहे निष्क्रिय कोशिका की बात करें, बात सब सेम है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। मृत कोशिका, कोशिका या फिर निष्क्रिय कोशिका, इसकी तो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन हमसे पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अगर हमसे पूछ ले प्रश्न कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये की थी बच्चों ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। आप सभी लोग खेल रहे हैं हमारे साथ में। केंद्रक की बात करें रॉबर्ट ब्राउन, और राइबोसोम्स की खोज की थी पैलाडे ने। पादप कोशिका में रॉबिन्सन व ब्राउन ने की थी, पादप कोशिका में रॉबिन्सन व ब्राउन ने की थी, लेकिन जंतु कोशिका में पैलाडे ने की थी। इसी कारण राइबोसोम्स को जो है पायलेट कण के नाम से जानते हैं। इसी कारण राइबोसोम्स को पायलेट कण के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ राइबोसोम्स के अन्य नाम जैसे कोशिका का इंजन, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, ये सभी नाम किसके हैं? राइबोसोम्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी भाई? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? मैक्स सूल्ज, फॉन्टाना, ल्यूवेनहॉक? कोई नहीं। हमारे बीच में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप उनको वीडियो पसंद आ रही होगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैक्स सूल्ज विल बी राइट आंसर है, मैक्स सूल्ज। अगर हमसे बात करें कि केंद्रिका की खोज किसने की थी, हमसे बात करें कि केंद्रिका की खोज किसने की थी, मीन्स न्यूक्लियोलस, इसकी खोज की थी फोंटाना ने। और केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है भैया? राइबोसोम्स का निर्माण करना। राइबोसोम्स का निर्माण करना, यह मुख्य कार्य किसका होता है? केंद्रिका का होता है। किसका होता है? केंद्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? बताइएगा। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक? कोई नहीं। कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल इज नोन एज, सो गाइस करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। कोशिका का जो रसोई घर वो किसको बोलते हैं? हरित लवक को, है ना। और हरित लवक बच्चों जो होता है क्लोरोफिल होता है। इसके निर्माण के लिए अगर आवश्यक धातु की बात करेंगे तो मैग्नीशियम। और यह हरित लवक जरूरी क्यों होता है? इसका काम क्या है? तो भोजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करना, यह काम होता है हरित लवक का। वर्णी लवक रंगीन होते हैं, वर्णी लवक। अवर्णी लवक जो है रंगहीन होते हैं, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। प्रश्न आता है कि रंगहीन लवक कौन सा होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक, है ना। और जो वर्णी लवक है यह रंगीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन किस जीवाणु के द्वारा होता है? बच्चों दूध का जो है दही में परिवर्तन किस जीवाणु के द्वारा होता है? दूध का दही में बनना बच्चों यह क्रिया कहलाती किण्वन यानी फर्मेंटेशन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। तो दूध का दही में परिवर्तन यह किस क्रिया के द्वारा होता है? फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा। और जो जीवाणु भाग लेता है लैक्टोबैसिलस, ये क्या होता है? जीवाणु होता है। इस जीवाणु की सहायता से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन कौन करता है? बच्चों जो हमारी सेल है, जो कोशिका है, इसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको नियंत्रण एवं नियमाकार कौन करता है? तो केंद्रक करता है। जो भी क्रियाएं होंगी, क्योंकि वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। केंद्रक का अध्ययन करें तो कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन करें तो कैरियोलॉजी, और केंद्रक का डिवीजन करें मीन्स बंटवारा करें तो कैरियोकाइनेसिस। तो ये बातें भी हमें याद में आनी चाहिए। नेक्स्ट है जो आरएनए है,
आरएनए का प्राथमिक होता है। कुल मिला के प्रश्न ये पूछ रहा कि आरएनए का प्राथमिक कारक क्या होता है, ये प्रश्न है। जो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, राइबोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल जो है, इनका प्राइमरी कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये करेक्ट आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण करना इनका प्राइमरी कार्य होता है। और जो क्लोरोफिल होते हैं, जो हरित लवक होते हैं, मीन्स क्लोरोफिल होते हैं, इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक धातु की बात करें तो मैग्नीशियम। जल संवहन की हमसे बात करेंगे तो जाइलम। जल संवहन ऊतक की बात करेंगे तो जाइलम। खाद्य संवहन ऊतक की बात करेंगे तो फ्लोएम। खाद्य संवहन ऊतक की बात करेंगे तो फ्लोएम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें अच्छे से याद करना। आरएनए की बात की जाए तो आरएनए कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कुल मिला के अमीनो अम्ल कितने होते हैं? आवश्यक 20 होते हैं। 10 हमारी बॉडी में बने होते हैं, 10 हमें लेना पड़ता है। तो मैसेंजर आरएनए संदेह वाहक है, किस अमीनो एसिड को लेना है, किसको नहीं लेना है, ये क्लियर करता है। जब इसने अमीनो एसिड को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसने तुरंत ट्रांसफर कर दिया किसको? राइबोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल। अब राइबोसोम्स जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, ये अमीनो एसिड को लेकर जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए आरआरएनए के पास में, और फाइनली यहाँ पे प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन, सभी एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। बच्चों, सभी एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, है ना। और प्रोटीन निर्माण के नाइट्रोजन व सल्फर तत्व का होना अति जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लो पूरी क्लास को। अगर क्लास शानदार और जानदार लगे तभी आप शेयर करेंगे, अन्यथा आपका दिल और दिमाग जो कहे आप कर लेना। बच्चों, बहुत मेहनत लगी क्लास को बनाने में। अगर आप सभी सपोर्ट करेंगे, आप सभी लोग अपना प्यार करेंगे इस क्लास को, तो क्लास कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए। फैसला आपके हाथ में है, आप हमारे साथ में हो या फिर नहीं हो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के बारे में आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि क्लास कैसी लगी। राइबोसोम्स होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर कोई नहीं? बताइएगा। तो राइबोसोम्स ही प्रोटीन, राइबोसोम्स होते हैं भाई, क्या होते हैं? राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम्स भैया आरएनए होते हैं। आरएनए होते हैं, अभी आपको बताया मैंने आरएनए के 3 प्रकार बताए थे। आरएनए के 3 प्रकार बताए थे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एक बताया था हमने आरआरएनए। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम्स के निर्माण की इकाई की बात करें तो राइबोटाइड। न्यूक्लियस के निर्माण की इकाई की बात करें न्यूक्लियोटाइड। समझ पाए कि नहीं? नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक प्रदूषक पौधा है? कौन सा प्रदूषक एक पौधा है? शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बच्चों, लाइकेन, कवक प्लस शैवाल के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन क्या होते हैं? जनरली इनको प्रदूषक प्लांट के नाम से जानते हैं। जहां उगाते हैं वहां पर प्रदूषण दिखाई देने लगता है। तो लाइकेन किसको इंडिकेट करता है? प्रदूषण को। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। अगर कवक के अध्ययन की बात करेगा तो माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन की बात करेगा तो फाइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, तो शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति तो बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन पादप की कोशिका भित्ति तो ही बनी होती है सेलुलोज की। तो शैवाल, पादप, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है ना। और जो जीवाणु होती है उनकी म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां है? जो थायराइड ग्रंथि है ये कहां पे पाई जाती है? गला में, मस्तिष्क में, कान में, या फिर हृदय में? सो गाइस, जो थायराइड ग्रंथि होती है ये बेसिकली कहां पे पाई जाती है? गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। अब जब गले में या हमारे बॉडी में
हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, ये एक प्रकार का कैंसर होगा। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, भारी भरकम गला हो जाता है, तो उसी को तो अपन बोलते हैं घेगा रोग। घेगा रोग, घेगा रोग या फिर गोइटर डिजीज। घेगा रोग या फिर गोइटर डिजीज, ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं घेगा रोग हुआ, गोइटर डिजीज हुआ, गला सूख जाता है, गला सूज जाएगा, गला सूज जाएगा, उसको बोलते हैं गलकंड रोग। तो घेगा रोग हुआ, गोइटर डिजीज हुआ, गलकंड रोग हुआ, ये सब रोग आयोडीन की कमी से होते हैं। नमक से प्राप्त होता आयोडीन। अगर प्रश्न पूछा जाए कि आयोडीन किससे प्राप्त होता, तो लैमिनेरिया नामक भूरी शैवाल से। तो बच्चों, थायराइड ग्रंथि का संबंध क्या है? गले से है, और आयोडीन की कमी से यह ग्रंथि जो सूज जाएगी। और थायराइड ग्रंथि से एक और हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो आयोडीन 131 का प्रयोग कहां पे किया जाता है? आयोडीन 131 का प्रयोग कहां किया जाता है? थायरॉक्सिन कैंसर के लिए। जो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, गाइटर डिजीज हो जाता है, घेगा रोग, तो आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि के बचाव करने के लिए, जो घेगा बीमारी ना हो। अब ये ग्रंथि कहां पे पाई जाती है? गले में। मेनिंजाइटिस कहां पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। और स्टेपीज कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंसुलिन है, इंसुलिन है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या बात है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन भाई क्या है? सो गाइस, इस प्रश्न को अच्छे से देखना आप। इसकी जो हम विश्लेषण इसका करेंगे इंसुलिन का, बहुत ही खतरनाक है, उसको अच्छे से आपको देखना है। इंसुलिन जो है बच्चों क्या है? एक हार्मोन्स है। क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। इसका स्राव कहां से होता है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? आंसर रहेगा अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि। बच्चों, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। यह हार्मोन्स कहां से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। एकमात्र ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित क्यों हुई? क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती है। हार्मोन्स तो हो गया इंसुलिन, हार्मोन्स तो हो गया इंसुलिन, तो बच्चों एंजाइम कौन हो जाएगा? लाइपेज। एंजाइम हो गया लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? वसा को बसी अम्ल में बदलना। लाइपेज जो एंजाइम है, इसका काम होता है वसा को वसीय अम्ल में बदलना। बात कह रहे हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? बाइटिंग एंड वेस्ट। बाइटिंग एंड वेस्ट, बाइटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से बच्चों दो प्रकार की डायबिटीज होती है। एक डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिडिपस। इंसुलिन की कमी है बॉडी में, है ना? इंसुलिन कमी है बॉडी में, दो प्रकार के होता है डायबिटीज यानी मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिडिपस। अगर बार बार आप पेशाब कर रहे हो, अगर आप बार बार टॉयलेट जा रहे हो, पेशाब करने जा रहे हो, तो डायबिटीज इंसिडिपस है। और अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना, जो रक्त में ग्लूकोज का लेवल है घट जाए या बढ़ जाए, तो वो होता है डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन हार्मोन कहां से स्राव होता? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अगर अल्फा बीटा करके ऑप्शन दिए तो बीटा कोशिका वहां पे सही हुआ, है ना? बिल्कुल। तो ये प्रश्न थे आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सच में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाएंगे, नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, साथ ही साथ अपने दोस्त, अपने यार, सभी में इस वीडियो को शेयर कर देना। सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अंत में आपसे यही कहना है कि क्लास को जितना हो सके शेयर कर देना, है ना?
क्योंकि शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।